नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। पुष्कर सिंह धामी सरकार के गठन और 8 मंत्री की नियुक्ति के 5 दिन के बाद भी मंत्रालय का बंटवारा नहीं हो पाया है। 1-2 दिन में मंत्रालय बांटे जाएंगे। तमाम वरिष्ठ विधायकों की नजर पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आबकारी और शिक्षा विभाग पर है। उधर कांग्रेस में आज विधानमंडल दल की बैठक हुई है, जिसमें नेता विपक्ष के नाम को लेकर के सोनिया गांधी को अधिकृत किया गया है। अब विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके सोनिया गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए अधिकृत किया है। खबर यह भी है कि कल तक कांग्रेस अपने नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान करेगी। अब कांग्रेस के अंदर अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी की हार के बाद पद से त्याग दिया और इसकी वजह से अब नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश भी शुरू हो गई है। यशपाल आर्य, राजेंद्र भंडारी और भुवन कापड़ी में से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो अब देखना यह होगा कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष आखिर किसको बनाया जाता है और सरकार पोर्टफोलियो का वितरण आखिर कब तक करती है। तो धामी सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन अभी तक चूंकि पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं किया गया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा यह है कि अब प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा कांग्रेस का, इसको लेकर के भी चर्चाएं हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी अब अंतिम जो निर्णय है वो सोनिया गांधी को लेना है, क्योंकि इसको लेकर के अब फैसला विधायकों की तरफ से सोनिया गांधी के ऊपर छोड़ा गया है। यानी कि उत्तराखंड के अंदर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, ये 2 सवाल कांग्रेस खेमे के लिए हैं। और महत्वपूर्ण यह भी है चूंकि धामी 2.0 कार्यकाल की शुरुआत हो गई है, मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है, लेकिन उसके बाद अब आगे जो पोर्टफोलियो है, यानी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जा रहा है, ये अभी तक निर्धारित नहीं हो सका है। और इसमें अभी और कितना समय लगेगा, यानी कि भी मंत्रियों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही तरफ से सरकार अपनी तरफ से जो प्रयास हैं, सरकारी जो कामकाज है उनको शुरू कर चुकी है, लेकिन अब पोर्टफोलियोज का बंटवारा चूंकि नहीं हुआ है, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए सबकी निगाहें इस पर भी हैं कि इस बार आखिर ये जो मंत्री हैं उनको कौन सा विभाग सौंपा जा रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी विपक्ष को अगर आप देखेंगे तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। उत्तराखंड में सरकार के गठन के बाद 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो सरकार अपने कामकाज में लगी है, लेकिन जो मंत्री बनाए गए हैं उनको अभी तक विभाग नहीं मिला है। और दूसरा यह है कि विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आखिर किसको बनाया जाएगा, इसको लेकर के भी सवाल बरकरार हैं। आज इसी पर हम भी चर्चा करते हैं। गीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है गीता जी आपका सबसे पहले तो इस चर्चा में। गीता जी, किस तरह से आप इसको देखेंगी, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कार्यकाल शुरू हो चुका है, अब धामी जी कई फैसले भी लेना शुरू कर चुके हैं, कैबिनेट की बैठक भी हो गई, लेकिन अभी तक मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। इसके पीछे की क्या वजह है और क्यों अभी ये जो विभाग हैं वो वितरित नहीं हो सके हैं, इसका कारण मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहला रिएक्शन चाहता हूं मैं आपका। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और यही एक वजह है कि हर किसी को वो जिम्मेदारी सोच समझकर दी जाए जिसमें वो खरा उतरे। तो थोड़ा उसमें मंथन चल रहा है और बीच में धामी जी को चूंकि यूपी में भी जाना पड़ गया था, तो इसलिए जी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा। चलिए गीता जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या है, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही तरफ से और दोनों ही स्तर पर हैं। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार का गठन और उसमें अभी मंत्रियों का जो कामकाज है उसमें भूमिका स्पष्ट तभी हो पाएगी जब उनको उनके विभाग सौंप दिए जाएंगे। हालांकि सामूहिक तौर पर आपने देखा कि कैबिनेट बैठक भी हुई है और कैबिनेट बैठक के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। लेकिन अब चूंकि सरकार को आगे 5 साल तक स्मूथली रन करना है, इसलिए मंत्रियों को जितनी जल्दी उनके विभागों का बंटवारा होगा उतना ही बेहतर तरीके से सरकार अपने काम को और अपने जो विजन है या फिर जो संकल्प पत्र है उसको और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगी। और साथ ही साथ विपक्ष की भूमिका में भी अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी और उसमें प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा, इसको लेकर के भी सवाल हैं।
तो चलिए एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे। हमारे साथ अब दोनों मेहमान जुड़ गई। कमलेश रमन जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की। कमलेश रमन जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन गीता जी, मैं आपके पास आता हूं चूंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी। अगर आप लोग अपने विजन को लेकर के गीता जी आगे चल रहे हैं और उसमें आप लोग ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप लोग एक बार फिर से विकास की उस दौड़ को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे में मंत्रियों की जो जिम्मेदारी है वो स्पष्ट तभी हो पाएगी जब उनको उनके विभागों का बंटवारा होगा। देरी के पीछे का कारण आप बता रही थी, मैं एक बार फिर से जानना चाह रहा हूं आपसे। जी, मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि यूपी में भी माननीय मुख्यमंत्री को जाने के कारण थोड़ा-सा देर हो गई, थोड़ा-सा नहीं, अभी तक हो जाना चाहिए, वो आपका कहना सही है। लेकिन बहुत जल्दी ही मेरे ख्याल हो जाएगा बँटवारा। उसमें किसको क्या दायित्व दिया जाए, उसका थोड़ा-सा मंथन चल रहा है। इसकी वजह से थोड़ी-सी देरी हो रही है और बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल तो आज ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि शनिवार को ही हो जाना चाहिए था। वहां जाने के कारण थोड़ा सा देर हो गई, यही कारण है। कमलेश रमन जी, अब चूंकि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष कौन हो ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, क्योंकि अब अंतिम फैसला आप लोगों ने कहा कि आप लोगों की पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी जी को लेना है, और दूसरा ये भी है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष ने हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है। इन दोनों ही विषयों को किस तरह से देखें, और उस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं, कमलेश जी। देखिए, अभी हमारी विधायक दल की बैठक हुई है कांग्रेस भवन में और सभी विधायकों ने एक अपनी राय बना के, एक अपना पत्र बना करके माननीय सोनिया गांधी जी को भेज दिया है। और क्योंकि वो प्रस्तावक उनको बना करके भेजा है कि जो भी हमारा हाईकमान डिसाइड करेगा उसको सब लोग नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार करेंगे, क्योंकि कल सत्र भी है, तो बहुत जल्दी ये निर्णय आप लोगों के सामने आ जाएगा। रात तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी नेता प्रतिपक्ष को लेकर के, और अध्यक्ष के लिए भी बहुत जल्दी आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इंतजार की वो घड़ियां इतनी लंबी नहीं होंगी, बहुत जल्द आपको प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा और नेता प्रतिपक्ष भी आज रात तक आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि विधानसभा में जाकर के कांग्रेस के नेतृत्व को देखेगा और विपक्ष की भूमिका को अच्छे तरीके से निभाएगा। क्योंकि कभी कभी राजनीतिक दल है और राष्ट्रीय पार्टी है, तो कुछ हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोग चुनाव से निपटे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अंदर मंथन चल रहा है, कभी हार को लेकर के, कभी बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। और हाईकमान को पूरा प्रस्ताव जा चुका है, जिसमें ये तय होगा कि कौन हमारा नेता प्रतिपक्ष होगा और कौन अध्यक्ष होगा। बहुत जल्दी ये तस्वीर आप लोगों के सामने साफ होने वाली है। लेकिन कमलेश रमन जी, चूंकि बीच में हम लोगों ने देखा, क्योंकि कुछ आवाजें इस तरह की उठ रही थी नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी, एक बार फिर से वो लग रहा था कि जो गुटबाजी वाली बातें हम लोग देखते हैं, हालांकि आप लोग हमेशा इनकार करते हैं, लेकिन वो दिखती हैं हम लोगों को और समझ में आता है। क्या उसकी वजह से ये डिले हो रहा है? चूंकि अब तक तो नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान तो कम से कम हो जाना चाहिए था। देखिए, जहाँ चार बर्तन होते हैं, जाहिर सी बात है, एक परिवार होता है और परिवार में सब अपना अपना एक निर्णय, अपनी अपनी बात को रखते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि परिवार है तो परिवार में सबकी बातें सुनी भी जाती है, और कोई गुटबाजी नहीं है कि कोई गुटबाजी के कारण देरी हो रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारी, मैंने अभी आपको बताया, कुछ इस तरीके की प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि हाईकमान के संज्ञान में है और हाईकमान इस पर बहुत ही मंथन कर रहा है, क्योंकि हमें जनता ने जो दिया है वो विपक्ष की भूमिका में संघर्ष करने के लिए 5 साल सड़कों पे रहेंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे और जो भी कमियां इस समय वर्तमान सरकार की होंगी उनको उठाने का काम करेंगे। तो जनता की इन सारी चीजों को उठाने के लिए नेता प्रतिपक्ष बहुत ही समझदार, सिंसियर व्यक्ति को बनाने के लिए पार्टी बहुत ही अच्छे तरीके से इसका मंथन कर रही है, और मंथन के बाद बहुत अच्छे उसमें जो है आपके सामने नेता प्रतिपक्ष होगा और अध्यक्ष भी हमारा, क्योंकि नेतृत्व करना है, पूरे 5 साल इस संगठन को भी चलाना है, और विधानसभा के सड़कों पर हमारा अध्यक्ष चीजों को रखेगा और कार्यकर्ता नहीं, बहुत जरूरी कमलेश जी। देखिए, विपक्ष का सशक्त होना भी उतना ही जरूरी है जितना सत्ता पक्ष इस समय कह रहा है कि वो तमाम चीजों के साथ वो आगे बढ़ने वाला है या उनको जनता ने मैंडेट दिया है। इस समय विपक्ष की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। गीता ठाकुर जी, एक चीज और मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगा। देखिए, हालांकि ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो कौन सा विभाग किस अपने मंत्री को देने वाले हैं, या फिर वो जो कैबिनेट के अंदर हैं वो किसको अब जो विभाग है वो सौंपेंगे। लेकिन क्या मंत्री का ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री ही इसको लेकर के मंथन कर रहे हैं, या शीर्ष नेतृत्व की उसमें कहीं स्वीकार्यता का भी आप लोग भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि वहां से कुछ फाइनल हो जाए तब वो विभागों के बंटवारे हों? वो तो जाहिर सी बात है, संगठन है और राष्ट्रीय स्तर के भी शीर्ष नेता हैं,
लेकिन चूंकि ये भी कहना बहुत ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें मुख्यमंत्री ने किस तरह से काम लेना है, ये मुख्यमंत्री की अपनी सोच भी होगी, और ऊपर से जो भी निर्णय होगा वो सब सामूहिक रूप से मिलजुल कर होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक नियम है कि सब कुछ ऊपर पे ही नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी है कि वो किस तरह से काम लेते हैं। कमलेश रमन जी, देखिए अब तो आप लोग विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका को आप लोग अभी किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मौजूदा जो सरकार है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य के गठन के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी लगातार सत्ता में रिपीट कर रही है, कोई एक मुख्यमंत्री जिसको हम लोग लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहे हैं। ऐसे में वो तो पूरी तरह से उत्साह से लबरेज हैं, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी इसको किस तरह से देखती है? और दूसरा ये है कि आप लोग विपक्ष में अपनी भूमिका को किस तरह से देखते हैं? क्या वो आप लोगों के बीच में सामंजस्य, आप लोग उस तरह से तमाम चीजों को उठा पाएंगे, जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश आप लोगों की लगातार रहेगी? इसको लेकर के क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने? देखिए, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और जनता ने हमें विपक्ष में रहने का आदेश सुनाया है, और तो जनता का जो निर्णय है वो शिरोधार्य है, सर माथे पर है। जनता ने कहा है कि अभी हमें सड़कों पर रहना है, अभी और संघर्ष करना है, जनता की आवाज को उठाना है। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, जहां पर भाजपा की सरकार 4 राज्यों में बनी है और 1 राज्य में आप पार्टी की बनी है। और क्योंकि जब तक चुनाव थे तब तक महंगाई का कोई जिक्र नहीं था कि गैस के दाम बढ़ाए जाए या डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाए। लेकिन अचानक से अभी जब से ये निर्णय निकला है, जब से फैसला आया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया है, अचानक से जो है महंगाई थोप दी गई है, तो उसको बखूबी हम निभाएंगे और सड़कों में उतरेंगे। और जनता भी इस चीज को देखेगी कि उन्होंने जो इस समय फैसला लिया था वो कितना सही था और कितना गलत। क्योंकि जनता ने जो हमें निर्णय दिया है उसके लिए हम तो बिल्कुल हाथ जोड़ करके नतमस्तक हैं और धन्यवाद करते हैं कि जनता ने, ठीक है, जो हमें निर्णय दिया उसके पक्ष में हम लोग जाएंगे। लेकिन सड़कों में उतर के वाकई अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो हम एप्रिशिएट करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे, क्योंकि अगर जनता के पक्ष में अच्छे काम होंगे तो हमें कोई गुरेज नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। और अगर लेकिन जनता के पक्ष में काम नहीं होंगे, जनता को कहीं ना कहीं शोषण का सामना करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है विपक्ष होने के नाते हम लोगों को सड़कों में भी उतरना पड़ेगा और विधानसभा में भी सामना करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो जनता ने हमें निर्णय दिया है उस निर्णय को हम बखूबी निभाएंगे, चाहे सदन हो और चाहे सड़क हो। हम हर जगह अपने आप को साबित करेंगे और जनता भी जरूर देखेगी। बहुत जल्दी जनता के सामने भी ये सारी चीजें आ जाएगी कि क्या सही किया और क्या गलत है। क्योंकि ठीक है, जनता ने जो निर्णय जनता देती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके हाथ में पावर होती है, जनता के हाथ में पावर होती है, वो किसी को भी सत्ता में रख सकती है, किसी को भी बाहर रख सकती है। हो सकता है हमें कुछ ऐसी कमियां हो सकता है आगे हमें और अच्छा कुछ करने के लिए जनता ने मौका दिया है कि हम अच्छा करें और अच्छा करने के बाद हम सत्ता में आए। तो हम लोग अपनी बखूबी बात को उठाएंगे, सड़कों पर उठाएंगे। अगर गलत होगा तो गलत कहेंगे और अच्छा होगा तो अच्छा कहेंगे, क्योंकि सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो हमें कोई भी गुरेज नहीं है कि उनको ये कहने में कि बहुत अच्छा काम किया है, और उनके साथ हम खड़े रहेंगे, अच्छे कामों में हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए कमलेश जी, आपकी बात से लग रहा है कि आप एक सकारात्मक विपक्ष की बात कर रहे हैं और वो दिखना भी चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। गीता ठाकुर जी, देखिए विपक्ष तैयार है इस बात को लेकर, आप लोग पोर्टफोलियो बांटें, आप लोग अपनी सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाएं, लेकिन जाहिर बात है क्योंकि जब काम करेंगे और उसमें कुछ चीजें अगर ऐसी, जैसा कि अभी महंगाई का जिक्र यहाँ पे कमलेश जी ने किया, और ये बात सही है क्योंकि महंगाई अचानक से हम लोगों ने देखा, एलपीजी सिलेंडर्स के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए, पेट्रोल डीजल में हम लोग डेली देख रहे हैं कि 80-85 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। बड़े इशू हैं ये और ये जनता के साथ सीधे कनेक्ट होते हैं। अगर कांग्रेस यानी कि विपक्ष ने तैयारी की है कि इस पर आपको घेरेगा, तो आप लोग इसको किस तरह से आप काउंटर करेंगे और क्या तैयारी है इस विषय को लेकर के, क्योंकि प्रदेश की जनता को अल्टीमेटली राहत आप लोगों को ही देनी है। गीता जी जी, मैं इनसे अपनी रमन बहन से बहुत इसको समझ रही हूँ। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अच्छा काम करेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे, और अगर कुछ नहीं जनता के लिए नहीं होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। तो हमको जब जनता ने पूरा पूर्ण बहुमत से डबल इंजन की सरकार को हमें दिया है तो हम निराश नहीं करेंगे। कुछ ऊंची नीची कुछ बातें हो रही हैं तो उसको समझने के लिए अभी थोड़ा सा मौका दीजिए। अभी तो पोर्टफोलियो भी नहीं हुआ है, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी इसका निर्णय लेंगे वो जनता के हित में लेंगे। थोड़ा सा सब्र जरूरी है, और कहीं भी गलत नजर आएगा या जो कुछ होगा उसका जो है समाधान किया जाएगा।
किसी तरह से भी हम भी, जनता ने ही हमें चुना है, हम कभी निराश नहीं करेंगे। और निर्णय होते ही, जैसे ही पोर्टफोलियो होता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को भी संज्ञान में लेकर हम जनता के बीच में आएंगे, उनका समाधान की कोशिश करेंगे। चलिए, लेकिन गीता जी देखिए, आप लोग समाधान की कोशिश करेंगे, शायद इसीलिए जनता ने आपको चुना 5 साल के लिए, लेकिन कुछ प्राथमिकताएं जरूर आप लोगों ने निर्धारित की होंगी, और आप प्रदेश प्रवक्ता हैं तो ये जानकारी आपको भी होगी, क्योंकि पार्टी का पक्ष आपको रखना है। प्राथमिकता अभी आपकी क्या है, क्योंकि सरकार का गठन हो गया है, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है, पोर्टफोलियो आपका, अपना खुद का अधिकार है, आप जब मर्जी आप उनको बांटिए, लेकिन प्राथमिकता आपने जरूर तय की होगी कि आप उत्तराखंड की जनता के लिए क्या काम करने वाले हैं, और प्राथमिकता अभी क्या होंगी जो हमको अभी आगे आने वाले, हो सकता है एक आध महीने में दिखना भी शुरू हो जाए, तो वो प्राथमिकता क्या बता सकते हैं कि आप क्या काम करने वाले हैं अभी उत्तराखंड की जनता के लिए? जी, सबसे पहले तो देखिए, महिलाओं ने और युवाओं ने जिस तरह से एक पूरा स्वेप हमारे लिए पूरा उन्होंने खुल के मतदान किया, विजय दिया, और हम इस जगह पे पहुंचे कि हम दोबारा से एक इतिहास जैसे रच दिया है। तो हम महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए वो सारी बातें जो कमिटमेंट की हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो वो उसको प्रायोरिटी में लाएंगे। जो एक तो पलायन सबसे बड़ी बात है, जिसको बोला गया है कि उसके लिए हम लोगों ने टूरिज्म का को बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो महिलाएं हैं, तो महिलाओं से रिलेटेड ही उनके बच्चे होते हैं और युवा होते हैं, उनके लिए जो नई हम लोग सोच उनके साथ जुड़ेगी, उनके लिए हमें क्या करना है, ये दो पक्ष तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करना ही है, और वो आपको समय के साथ दिखाई भी देगा। कमलेश जी, क्या आप लोगों ने भी अपना विपक्ष के तौर पर अपने आप को तैयार किया है, और खासतौर से प्राथमिकताएं आप लोगों की भी क्या हैं, क्योंकि किस तरह से आप लोग जो सत्ता पक्ष है उसकी जो गलत नीतियां हैं उसको जो आप लोग काउंटर करेंगे, तो उसके लिए तैयारियां आप लोगों ने क्या की हैं? क्योंकि महंगाई का मुद्दा या बेरोजगारी का मुद्दा तो आप लोग लगातार पिछले 5 साल से भी उठा रहे थे, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाया जनता को, तो अभी आप लोगों ने इसमें क्या नया ऐड किया है, और कैसे प्रदेश की जनता के उसके हितों की जो बात है वो आप लोग उठाने वाले हैं, इस विषय में अगर आप कुछ बता पाएं। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे प्रदेश का मुद्दा है, ये प्रदेश का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जैसा कि अभी आपने भी कहा, चरम सीमा पर ये बेरोजगारी पहुंच चुकी है। तो हमें भी ऐसा लगता है कि अब सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार भी बनी है, और क्योंकि उम्मीद थी, इस वक्त हमें उम्मीद है कि जो हमारी वैकेंसियां रुकी पड़ी है, चाहे मतलब किसी भी विभाग से ले लीजिए, विभाग से ही नहीं बल्कि लोक सेवा आयोग तक की जितनी भी टोटल हमारी वैकेंसियां, वो लोग सब डंप पड़ी है, तो उन वैकेंसियों को खोला जाए ताकि जो हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं, जिनकी उम्र निकलती जा रही है, उन लोगों को रोजगार मिल सके। क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्रदेश धार्मिक नगरी है और यहाँ पर टूरिज्म है, और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार उसमें कितना अच्छा कर सकती है कि जो बाहर से जो टूरिज्म हमारा यहाँ आता है उसमें हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी बात की जो महिलाओं को क्या चाहिए इस वक्त, महिलाओं ने जो इतना बड़ा मैंडेट सरकार को दिया है, वो इसलिए दिया है कि शायद महंगाई पर रोक लगेगी, महिलाओं की जो रसोई है उसके ऊपर डाका ना डले। लेकिन ये एकदम से जैसी सरकार बनी, केंद्र सरकार ने महंगाई एकदम से पहुंचा दी, तो इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा ना। भाजपा की सरकार यहाँ भी बनी है, उत्तर प्रदेश में भी बनी है, और सेंटर में भी उनकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है और महंगाई है उसको लेकर के सरकार को देखना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि जनता आपको विश्वास करके वोट दे रही है, तो जनता के उस विश्वास को कम से कम कायम रखें, और इस महंगाई और बेरोजगारी को जो आपने बढ़ावा दे रखा है इसको कम करने का काम करें। और उत्तराखंड के अंदर तो मैं आपको बताऊं, जैसा अभी हमारी गीता दीदी ने कहा है कि पलायन, वाकई पलायन हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पलायन को लेकर के इस प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं कुछ नियम बनने चाहिए। दूसरा, जो गैर सैंड को लेकर के राजधानी का मुद्दा इतने सालों से चलता आ रहा है, और जनता ने इस वक्त जो मैंडेट दिया है, भाजपा सरकार को दिया है कि उनको चाहिए कि गैर सैंड में जो राजधानी का इतना बड़ा मुद्दा इतने सालों से पेंडिंग चला आ रहा है, उसको वो पूरा करने का काम करें। और उत्तराखंड के अंदर जो स्मार्ट सिटी के नाम पर इतने दिनों से जो काम चल रहा है, और पूरे शहर को जो तहस नहस किया हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर जो इस वक्त जो इस समय लग रहा है, उन चीजों को ठीक करने का काम करें। और जो हमारे यहाँ की जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने का काम सरकार करेगी, तो जाहिर सी बात है जब सरकार अच्छे काम करेगी तो जनता भी एप्रिशिएट करेगी और विपक्ष भी एप्रिशिएट करेगा। और अगर कुछ गलत करा जाएगा तो विपक्ष का काम है उनको रास्ता दिखाना, उनको सलाह देना, उनको बताना कि आप यहाँ पर गलत है। और जो बड़ा मुद्दा मैंने आपको कहा कि वो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो अभी बनने जा रहा है, क्योंकि रोजगार के लिए युवा साथी इस वक्त सड़कों में भी खड़े हैं, चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग हो, हमारी पेंशन की बात हो, हमारी जो अभी अभी सरकार का एक निर्णय आया है आज ही,
उसमें ये निर्णय है कि जो पेंशन लोगों की लगी हुई थी, जो हमारे वृद्ध और वृद्धा पेंशन थी, उन वृद्धा पेंशनों के बारे में उन्होंने खत्म कर दिया कि आपको जो है एक ऐसी सर्टिफिकेट लगेगा। तो इस पड़ेगा छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं जो लोगों की चलिए मैं इस होती पे हैं, गीता उनको जी से एक जनता तक रिएक्शन ले पहुंचाना लेता हूं। सरकार गीता का जी दायित्व देखिए, बनता है। महंगाई एक बड़ा इशू है और दूसरा बेरोजगारी, और दोनों ही विषयों पर आपको काम करना होगा, क्योंकि अभी जनता ने मैंडेट दिया है, लेकिन अभी 24 का भी चुनाव है और ये दोनों ही इशू बहुत बड़े हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है, उसमें कमी कहीं नजर नहीं आ रही। घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ना या हम लोग पेट्रोल डीजल देखें कि रोज बढ़ना, इसको आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? सही आप इस बात को बोल रहे हैं, और जैसे मेरी छोटी बहन रमन जी ने भी बोला है, और ये संज्ञान में आपके माध्यम से ये सभी लोग इस चीज को सुन भी रहे हैं। और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि जिस तरह से हम अभी सरकार हमारी नव गठित हुई है और हम इस चीज को बैठकर कैसे क्यों ये कारण हुए हैं इसको भी जाने, और जनता के हित में जो भी निर्णय लिया जाए वो जनता के हित में हो। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी जरूर इस बात को सोचेगी, और क्या कारण है ये कारण भी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, आपकी इसी बात के साथ मुझे चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।